बेटा अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है और ये CBSE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे हम देखते हैं। इसमें टोटल 6 नोट्स टू अकाउंट दे रखे हैं। 10 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तरीका जो मैंने बताया था आपको वही फॉलो करना है। सबसे पहले सारी वर्किंग्स कर लेते हैं तो देखते हैं हमें। एक तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स वाली वर्किंग तो होनी है। दूसरा, अगर आप देखें एडजस्टमेंट में आपको सिर्फ ये बता रखे हैं नए डिबेंचर्स जो इशू हुए हैं वो कब इशू हुए हैं। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम देखें रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस और जनरल रिजर्व दे रखा है। चलिए ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 2 नंबर में है 12% डिबेंचर्स, तो यानी कि इसमें इंटरेस्ट निकलेगा। तीसरा है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई बात नहीं। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स है, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट नहीं है तो अकाउंट नहीं बनेगा। टेंजिबल असेट्स है 5 नंबर में, आपका प्लांट एंड मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इनके अकाउंट बना लीजिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटेंजिबल असेट्स है 6 नंबर पे गुडविल, ठीक है, तो वो भी आपको दे रखी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालते हैं। तो देखेंगे आप यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सॉल्यूशन इसमें हमें करना है वो देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, पेज नंबर S.75 पर ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आपका आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओहो, तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है, कोई बात नहीं। मैं नेक्स्ट पेज पर कैलकुलेशंस कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। फॉर द ईयर एंडेड, ये आ गया आपका फॉर द ईयर एंडेड और करंट ईयर है 31 मार्च 2018, ये आ गया। ठीक है, तो पूरे पेज पर ही आपका फॉर्मेट आएगा। इसमें आपको पता ही है पूरा पेज लग जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो ये देखिएगा आपका, ये थोड़ी सी लाइन आगे पीछे हो गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये बेटा आपने लिया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो आप ले रहे हैं, क्लियर है। यहाँ आप लिखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया आपका। इसे हमें निकालना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। क्या है आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यहाँ आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट और ये हम क्या लेते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप नेट प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ये देखा रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 है और 1 को नीचे देखा तो सरप्लस दे रखा है प्रॉफिट। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस है, निकालते हैं। क्लोजिंग है 3,20,000, ओपनिंग है 60,000, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 2,60,000 रुपये। आ गया या नहीं, क्लियर है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें जनरल रिजर्व, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस में ही मिलेगा। ये रहा 60,000 से 1,40,000 हो गया, बढ़ गया। जनरल रिजर्व जब बढ़ता है तो वो ऐड होता है, मैंने आपको समझा रखा है। तो जनरल रिजर्व यहाँ पर आपका 80,000 रुपये आ गया, क्लियर है बात। फिर उसके बाद हम लेते हैं प्रोपोज डिविडेंड, नीचे नहीं गिवन। हम लेते हैं इंटरिम डिविडेंड, वो भी नहीं गिवन। फिर हम लेते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स, वो कहाँ मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में नोट नंबर 4 दे रखा है और 4 को हम यहाँ देखें प्रोविज़न फॉर टैक्स को, तो यहाँ आपको एडजस्टमेंट नहीं है तो करंट ईयर वाला यहाँ आ जाएगा। प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स और यहाँ लिखिए करंट ईयर। ये लीजिए करंट ईयर आपका आ गया।
कितना अमाउंट है करंट ईयर का? 1,18,000 रुपये ये आपका आ गया। बस बेटा अब आप इन तीनों को ऐड करें तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ये आ गया। तो इन तीनों फिगर को ऐड करके मेरे पास आएगा 4,58,000 रुपये। बस अब आप क्या करें, ये होगी आपका। अब आप यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लें। कितना आ रहा है आपका तो देखते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लीजिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लीजिए। 2 लाइन का बनना है। बाय बैलेंस बीडी ये लिखा, ठीक है, और ये लिखा मैंने टू बैलेंस सीडी, ये आ गया मेरा टू बैलेंस सीडी, ये आ गया, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी कितना है आपका? 1,15,000 रुपये, ये 1,15,000 रुपये आ गया। और ये टू बैलेंस सीडी में कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपये। बस अब आपका ये टोटल 1,20,000, ये टोटल यहाँ आया 1,20,000, डिफरेंस 5,000, और ये डिफरेंस कहलाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। सारी कैलकुलेशन पहले कर लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। ये आ गया। मशीनरी अकाउंट भी बना दीजिए, सिंपल है, उसमें क्या बनाना। वैसे तो वो आप बिना नॉलेज के भी बनाए भी ले सकते हैं, कोई नहीं, ऐसे ही ले लीजिए। टू बैलेंस बीडी ये आ गया। टू बैलेंस बीडी कितना है? 7,50,000 रुपये। वैसे मैं एक चीज़ बताऊं आपको, ये मैं आगे बताऊंगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं और नीचे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही जैसे एक प्लांट एंड मशीनरी थी, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना इतने में बेच दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, आपको है ना ये दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं, बस ये ले लें। डेप्रिसिएशन प्रीवियस ईयर में 1,15 था, बढ़ गया, 5,000 का डेप्रिसिएशन है, वो डायरेक्ट प्रोवाइडेड में लिख देना। और 7,50,000 से 11 लाख आपका मशीनरी हो गया। मशीन बढ़ता है कब? जब हम ख़रीदते हैं। तो वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आगे हम उस पर और मेहनत कर लेंगे। तो देखिए ये 2 इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास। बस अब आप इसका टोटल करें, 11 लाख रुपए ये आया। यही टोटल आपने यहाँ लिखा 11 लाख ये आया, तो ये आपका 3,50,000 रुपये ये आ गया, ठीक है। इसे आप लिखेंगे टू बैंक ब्रैकेट में परचेज। क्या आ गया? टू बैंक ब्रैकेट में परचेज, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर ये आ गई आपकी। क्लियर है? बस अब आप क्या करें, ये जो इंटरेस्ट था डिबेंचर्स का ये भी देख लेते हैं, ताकि मैं निकाल के बता दूं आपको और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा नहीं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए, लेकिन अगर गिवन है तो आपको पे करके दिखाना है। ये देखिए 12% डिबेंचर्स हैं, करंट ईयर में 5 लाख के हैं, प्रीवियस ईयर में 3 लाख रुपए के हैं। प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का आखिरी दिन और इस साल का पहला दिन। इस साल के पहले दिन ओपनिंग बैलेंस 3 लाख का है और साल के आखिरी दिन 5 लाख का है। 2 लाख से डिबेंचर्स बढ़ गए आपके। कितने से बढ़ गए? 2 लाख रुपए से डिबेंचर्स आपके बढ़ गए। डिबेंचर्स अगर बढ़ते हैं, याद रखिएगा, डिबेंचर्स अगर बढ़ते हैं तो वो कहलाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स। 2 लाख रुपए, और क्वेश्चन ने बताया कब बढ़े, ये रहा 12% डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 सितंबर 2017। क्लियर हो गई बात या नहीं? चलिए वही ट्रेन से ही आपको समझाना पड़ेगा। ये देखें, ये है आपका प्रीवियस ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च 2017 आ गया। इस दिन आपके पास डिबेंचर्स कितने के हैं? 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स ये रहे आपके पास। ये ट्रेन चली, ठीक है। पता चला आपके पास 1 सितंबर आया। 1 सितंबर 2017 को क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। ये 3 लाख के डिबेंचर्स थे आपके पास, ठीक है।
इस दिन 1 सितंबर को क्वेश्चन ने कहा कि आपने 12% डिबेंचर्स इशू कर दिए, यानी कि ये जो 2 लाख के डिबेंचर्स थे एक्स्ट्रा, ये आपने इस दिन इशू कर दिए, 2 लाख के इशू हो गए। ठीक है, तो ये बताइए जब हम इसके आगे जाएंगे और 31 मार्च 2018 में आ जाएंगे, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 3 लाख के तो ये डिबेंचर्स थे, 2 लाख इस दिन आ गए, तो अब आगे डिबेंचर्स कितने जाएंगे? 5 लाख के डिबेंचर्स जाएंगे। ठीक है, तो ये पीरियड और ये पीरियड का अलग अलग इंटरेस्ट आ जाएगा। 31 मार्च से 1 सितंबर काउंट कर लीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स ये आ गए बेटा। ठीक है, और ये आपका 7 मंथ्स आ गए। ठीक है, अब इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 3 लाख का अमाउंट है आपका, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 12% से। ये रहा आपका 12% है, ये रहा। तो मैं अगर 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई और कितना 5 मंथ्स ले लूँगा, एक तो मेरे पास ये आ जाएगा। दूसरा 5 लाख का मेरे पास लोन का अमाउंट है, ये रहा डिबेंचर्स का। इसे मैं अगर 12% से मल्टीप्लाई करूँ और मैं कितना ले लूँगा 7/12, तो यहाँ से मेरा कोई ना कोई इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 15,000 प्लस ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 35,000। क्लियर है बात ये आपके? तो ये आपका 3,000, 15,000 आ गया, सॉरी 3 5 ज़ा 15 और 5 7 ज़ा 35, 50,000 रुपये का इंटरेस्ट का निकल कर आ गया बेटा। और करके मैं दूसरा तरीका भी बता दूं, आप ऐसे लें कि ये 3 लाख के जो डिबेंचर्स थे, साल के पहले दिन था आपके पास, ये रहे साल के पहले दिन थे 3 लाख के डिबेंचर्स, ये पूरे साल रहे हैं, तो इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट ले लें। 3 लाख पर आप 12% ले लें, ये आ गया। फिर ये बताइए जो नए डिबेंचर्स है वो कब इशू करे? 1 सितंबर। कितने थे नए डिबेंचर्स? 2 लाख के नए डिबेंचर्स थे, 12%। और ये आपके पास कितने महीने रहे? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने रहे हैं ये। तो ये लीजिए कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया ये 36,000। ये 36,000 इस फिगर को लेकर आ गया। ठीक है, और ये आपका आंसर आ गया 14,000। तो बेटा यहाँ से भी आपका इंटरेस्ट 50,000 रुपये आ रहा है। तो आप चाहें ये इंटरेस्ट निकालें या आप ये इंटरेस्ट निकालें, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं आपके। क्या है? दोनों तरीके आपके बिल्कुल ठीक है। मैं दोनों तरीक़ों से आपको समझाया। देखिए ये अभी हमारी वर्किंग हुई है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस अब हमें इंफॉर्मेशन दिखानी है। तो बेटा ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में सबसे पहले आप दिखाएंगे ये 4,58,000, ये जो आपका आंसर आया था, ये रहा। तो देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ 4,58,000 रुपीज़, ये आपका आ गया। क्लियर है बात ये? 4,58,000। अब इसमें आप ऐड कर दें आइटम्स टू बी एडिड। क्या लेंगे आप इसमें? आइटम्स टू बी एडिड। ठीक है, इसमें आता है डेप्रिसिएशन और लॉस। तो बेटा ये आप बनाइए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 5,000 रुपये, लॉस है नहीं, तो आप 5,000 रुपये का डेप्रिसिएशन यहाँ लिख दें। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ये आपका आ गया 5,000 रुपये, ये मैंने यहाँ लिखा। क्लियर है बात? लॉस है नहीं। अब आप आ जाइए नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। शेयर कैपिटल से कुछ नहीं आता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट नंबर 2 है, और देखा यहाँ 12% डिबेंचर्स था, तो फ़ौरन इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट क्या है आपका? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स। कितना है 12% डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट? हमने निकाला तो था अभी, 50,000 रुपये पीछे निकाला था या नहीं? ये आ गया 50,000 रुपये। ये देखिए ये रहा 50,000 रुपये का इंटरेस्ट। तो यही इंटरेस्ट मैंने क्या करा, यहाँ पर निकाल लिया। ये लीजिए, ये मेरा इंटरेस्ट आ गया 50,000 रुपये। तो मैं एक काम करता हूँ, रुकिए थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 50,000 रुपये का इंटरेस्ट आ गया। ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये रहा।
50,000 का इंटरेस्ट आ गया आपका। अब आप ये देखिए आइटम्स टू बी एडेड में जो हम दिखाते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन और लॉस दिखाते हैं, फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ से हम इंटरेस्ट ले लेते हैं। अब ये देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविज़न होए हुआ है। इंटेंजिबल असेट ज़रूर चेक करा करें, अगर कम हुई हैं तो वो एमोटाइजेशन होता है। इंटेंजिबल असेट्स में 6 नंबर है। ये आपका करंट ईयर प्रीवियस ईयर में 1,70,000 था, इस बार बढ़ गया। बढ़ता है तो परचेज होता है। तो कहने का मतलब ये है आपको यही 2 आइटम यहाँ गिवन है। अब आप लेस कर दें आइटम्स टू बी डिडक्टेड। इसमें प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट इनकम आता है, डिविडेंड इनकम आता है। कोई भी आइटम आपको इस क्वेश्चन में नहीं गिवन डैश। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो यहाँ से निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये आप अगर निकालें कितना आ जाएगा? ये आपका 5,13,000 रुपये। 5,13,000 रुपये बेटा ये आपका आ गया। क्लियर है बात? ये मैंने इन दोनों फिगर को ऐड कर लिया। 4,58,000 प्लस 55,000 मेरे पास कितना आ गया? 5,13,000। बस अब आप इसमें ऐड कर दें इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स। ये आ गया। करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा, ये फाइनेंसिंग में जाता है, इसका ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग में है, ये हम नहीं लेंगे, इसका अलग ट्रीटमेंट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आपका इंक्रीज और डिक्रीज करंट लाइबिलिटीज़ में नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न का मैंने बता रखा है, ये भी नहीं आता। तो पता चला करंट लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज तो आना ही नहीं। अब करंट असेट्स का डिक्रीज देख लो। करंट इन्वेस्टमेंट में आपको बताऊंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एग्जाम्पल है ये। करंट इन्वेस्टमेंट भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं लेंगे ये मैं बताऊंगा। ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो रहे हैं जबकि मुझे डिक्रीज लेने हैं, तो पता चला ये तो आइटम है ही नहीं। अब इसका उल्टा आप लेस कर दें, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़। आप क्या लेंगे? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, और ये लेंगे इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये लीजिए इंक्रीज इन करंट असेट्स। करंट असेट्स का इंक्रीज हम ऐड कर लेंगे, ये आ गया। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज लेनी डिक्रीज लेनी है बेटा। करंट लाइबिलिटीज़ तो इंक्रीज डिक्रीज इस क्वेश्चन में आएंगी नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का भी अपना अलग ट्रीटमेंट है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन का भी अपना अलग ट्रीटमेंट है। क्लियर हो गई बात? अब उसके बाद आपको लेना है करंट असेट्स इंक्रीज। तो एक ही ट्रेड रिसीवेबल से 1,50,000 से 4,40,000 हो गया, ठीक है। तो अगर 4,40,000 है और 1,50,000 ओपनिंग है तो 2,90,000 रुपये। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितना है ये अमाउंट आपका, कौन सा था हमारा? करंट असेट्स इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो मैं यहाँ लिखूँगा ट्रेड रिसीवेबल्स मेरा कितना अमाउंट है? ये 2,90,000 रुपये, ये आ गया। और बेटा इसे आप ब्रैकेट में रखना। क्लियर हो गई? इसे आप क्या रखना? ब्रैकेट में रखना, क्योंकि लेस करा है। तो बस अब आप यहाँ से अपना आंसर निकालें। आपका आंसर आ जाएगा 5,13,000 माइनस 2,90,000, ये आ गया 2,23,000 रुपये। ये लीजिए 2,23,000 रुपये आपका आंसर आया। इसे मैं नाम दूंगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपका नाम आया। इसमें से आप टैक्स पेड माइनस कर दें, यानी कि इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड आप माइनस करेंगे, ये प्रीवियस ईयर वाला होता है। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है ना प्रीवियस ईयर वाला, वो लेते हैं हम ये। और आपको शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है 4 नंबर पे। प्रीवियस ईयर का कितना है? 46,000। तो मैं यहाँ पर 46,000 ब्रैकेट में लिखकर ये माइनस करूँगा,
तो मेरे पास जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1,77,000। ये आ गया 1,77,000 रुपीज़। इसे मैं नाम दूंगा कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये लीजिए, ये मेरा आंसर आ गया किसका, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मेरा आंसर आ गया। कितना आंसर आया है ये, 1,77,000 रुपीज़। अब चलिए मैं बात करता हूँ किसकी, बी पार्ट की। और बी पार्ट मेरा क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये लीजिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो मैं निकालता हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से बेटा जब कैश फ्लो हम निकालेंगे तो हमें नॉन करंट असेट्स देखना है। तो देखते हैं नॉन करंट असेट्स मेरी क्या कहती हैं। दो पार्ट दे रखे हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल के आगे नोट नंबर 5 है, और 5 देखा तो मैंने तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था। तो ये रहा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इससे मुझे परचेज़ मिल जाएगा बस, क्योंकि सेल नहीं गिवन। परचेज़ कितना है, 3.5 लाख रुपए। तो आप यहाँ लिखिए परचेज़ ऑफ मशीनरी। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, परचेज़ ऑफ मशीनरी। कितना आया परचेज़ ऑफ मशीनरी आपका, 3.5 लाख रुपए है। तो बेटा ये आप जो हैं 3.5 लाख रुपए ब्रैकेट में लिखना। आ गया ये आपका ब्रैकेट में 3.5 लाख रुपए, ठीक है। अब आप एक काम करें, ये 3.5 लाख रुपए जो आपने लिखे हैं, उसके बाद देखिए आपको इंटेंजिबल असेट्स दे रखा है 6 नंबर पे। और 6 नंबर का नोट देखा तो गुडविल प्रीवियस ईयर में 170 थी, इस बार 2,68,000 हो गई, बढ़ गई। गुडविल अगर बढ़ती है तो ये परचेज ऑफ गुडविल कहलाती है। क्या कहलाती है, परचेज ऑफ गुडविल। तो ये लीजिए, परचेज ऑफ गुडविल हमारी कितनी हो गई, अगर मैं देखूं 1,70,000 है आपकी, 98,000 हो गई आपकी। कितनी हो गई, परचेज करिए तो आउटफ्लो होगा 98,000 रुपीज़। ये आ गया, क्लियर हो गई बात या नहीं। बस अब इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं जाएगा। आप इन दोनों फिगर को ऐड कर दें। ये दोनों फिगर अगर आप ऐड करते हैं तो 4,48,000 आएगा, वो भी ब्रैकेट में। और इसे मैं नाम दूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये आ गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का यूज्ड इन। अब सी पार्ट निकाल लीजिए। सी पार्ट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लीजिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो हम निकालते हैं। ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो निकलता है, ये निकलता है शेयर होल्डर फंड से नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एडजस्टमेंट। शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल है 5,80,000 से 7,90,000 होगा। इसे हम कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स। क्या कहेंगे इसे हम, इशू ऑफ शेयर्स। ये लीजिए, ठीक है। तो 5,80,000 से 7,90,000 हो गए, ये 1,90,000, 2,10,000 हो गए। कितना हो गया ये, 2,10,000 रुपये। बताइए क्लियर है, समझ में आ गई बात ये आपके। उसके बाद आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 2 नंबर है डिबेंचर्स। तो जो डिबेंचर्स बड़े थे वो भी जाएगा और इसका इंटरेस्ट भी। क्लियर है, 3 लाख से 5 लाख हो गया। इसे मैं बोलूँगा इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। क्या बोलूँगा, इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स। कितना अमाउंट था ये, 2 लाख रुपए आ गया डिफरेंस, पॉजिटिव फिगर। फ़ौरन ही आप इंटरेस्ट भी यहाँ लिख दीजिए, इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स पेड। इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स पेड कितना अमाउंट है, ये आपने इंटरेस्ट का अमाउंट पीछे निकाला था 50,000 रुपये, ये रहा। तो ये 50,000 रुपये का जो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है ये आपने दिखाया, ये आ गया 50,000 रुपये। इसके बाद आप क्या करिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हो गया। अब उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है 3 नंबर, और 3 नंबर में बैंक ओवरड्राफ्ट। बेटा बैंक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कभी भी आप इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ में मत लेना, इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट 42,000 से 1,15,000 हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर बढ़ता है इसका मतलब हमने और एक्स्ट्रा पैसा बैंक से लिया, तो ये हमारे पास पैसा आया है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा हमारे पास आया है। ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट
अगर प्रीवियस ईयर में कम है, करंट ईयर में ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपने और पैसा बैंक से लिया है। तो ये 73,000 आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट। प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट ये आ गया। कितना अमाउंट है ये? 73,000 रुपीज़ का ये आपका आ गया। क्लियर है बात ये? इसके अलावा आपको और कोई इन्फॉर्मेशन नीचे नहीं गिवन, सारी इन्फॉर्मेशन हम दिखा चुके हैं। ठीक है, बस अब हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे। तो ये चारों फिगर को आप 3 फिगर ऐड होंगी, 2 फिगर माइनस होंगी, तो आपका ये हो जाएगा 4,70,000, 4,80,000, 4,83,000। 4,83,000 में से आप माइनस कर दें, कितना अमाउंट है आपका? 50,000 रुपये। तो 4,33,000 आपकी पॉजिटिव फिगर आ गई। बेटा इसे मैं नाम दूंगा कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से आपका इनफ्लो आ गया। क्लियर है? बस अब आप नेक्स्ट पेज पे तीनों फिगर को ऐड कर दें। ये जो आपकी तीनों फिगर हैं, क्या क्या हैं ये तीनों? ABC। ए कितना है वो देख लें आप। ए आपका था पॉजिटिव फिगर 1,77,000, तो ये आपका 1,77,000 रुपीज़ आ गया। फिर उसके बाद आपको गिवन है नेगेटिव 4,48,000, तो ये आपका नेगेटिव 4,48,000 आ गया। फिर इसमें आप प्लस कर दें क्या? 4,33,000, तो ये 4,33,000 आपका प्लस हो गया। ठीक है, तीनों फिगर को आप यहाँ पर ऐड करके नेट इंक्रीज आएगा। बेसिकली ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों फिगर ऐड हो जाएंगी, ये माइनस कर देते हैं। तो ये जो आपका आंसर आएगा 4,33,000 ये आ गया और 1,77,000 ये आ गया। इसमें से माइनस कर दें 4,48,000, 1,62,000 आपका ये आ गया। इसमें बेटा आप ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप इसमें ऐड करेंगे, तो ऐड करके जो आंसर आएगा वो आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये रहा ओपनिंग, ये रहा क्लोजिंग, लेकिन ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट याद रखना, इसके 3 नाम हैं। करंट इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहो। करंट इन्वेस्टमेंट को आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहो या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहो। ओपनिंग वाला अगर ये आपको गिवन है, तो ये जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, इसमें ये ओपनिंग करंट असेट्स ऐड हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग वाले में क्लोजिंग वाला ऐड हो जाता है। याद रखना, करंट इन्वेस्टमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश इक्विवेलेंट। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और करंट इन्वेस्टमेंट को वो इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट्स में दिखा देते हैं, जबकि आंसर रॉन्ग हो जाएगा। करंट इन्वेस्टमेंट हमेशा ओपनिंग वाला ओपनिंग में ऐड होगा, क्लोजिंग वाला क्लोजिंग में ऐड होगा। तो ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट कितना है? 63। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए 63,000 रुपीज़। फिर करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग कितना है? 70,000। तो ये आपका 1,33,000 रुपये आ गया, ये 1,33,000। अब इन दोनों फिगर को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा आ गया 2,95,000। अब ये देखिए ये कैसे आएगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,55,000 है या नहीं? और क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट कितना है? करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000। तो देखिए अगर मैं इन दोनों फिगर को ऐड करूं तो मेरा 2,95,000 आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। क्लियर है? ये क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन आसान था। चलिए हम आंसर भी मैच कर लेते हैं। ये देखिए ये नेक्स्ट पेज था हमारा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें कितना था इनफ्लो ऑपरेटिंग से 1,77,000। देखिए ये आ गया 1,77,000। और ये कितना था 4,48,000 नेगेटिव। ये देखिए यूज्ड इन आ गया कितना 4,48,000। और ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का 4,33,000 था, तो ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 4,33,000 आ गया।
और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था 1,62,000। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ये भी दिखा दूँ 1,62,000 आ गया। तो बेटा ये था मेरा क्वेश्चन नंबर, आपकी नई बुक का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। तो आप इसे कंप्लीट अपने असाइनमेंट में लिख लेना। और जो इस क्वेश्चन में नई बातें आपके सामने आई हैं जैसे करंट इन्वेस्टमेंट जो है आप कभी भी करंट असेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज। उसे आप हमेशा कैसे लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वाला ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 14 जो आया था लास्ट ईयर 2019 में। ठीक है।